नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। यूपीएससी पीटी 2020 एग्जैक्टली कट ऑफ की बात करेंगे। शॉकिंग कुछ लगेगा आप लोगों को, मुझे पता है। थोड़ा सा पॉलिटी में पूछे गए लगभग 18 सवाल और क्या है जवाब उनके और क्यों है, बात करेंगे। साथ ही साथ बताऊंगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की तैयारी कैसे करें 2021 के लिए, क्योंकि 2021 के लिए आपका जून में पेपर कैलेंडर आ चुका है, कैलेंडर जारी हो चुका है यूपीएससी 2021 का। तो जून में पेपर है और 27 जून ठीक है के बाद। तो कुल मिला करके आपके पास मैं एक जो एक अप्रॉक्सीमेट टाइम बताता हूँ, वो आपको मान लीजिए आपको अपने आप को तैयार कर लेना है 15 जून तक। ठीक है, 15 से 5 तारीख 10 तारीख तक आप फ्री तरीके रिलैक्स से रिवीजन करें। इसके लिए करना क्या आपको, अभी हमारा अक्टूबर का 4 है तो पूरा मान लीजिए पूरा अक्टूबर हमारे पास, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये पूरा, और लगभग आपको उस दर का मिलेगा आपको 5.5 महीने। तो 5 3 8 8.5 महीने आपके पास हैं। अगर आप बेसिक से भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। 8.5 महीने में आप यूपीएससी 2021 की क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो रखे हैं या थर्ड ईयर में हैं और 35% मार्क्स से बस पास हैं आप, तो इसके फॉर्म भर सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में हैं, उनको 2022 या 23 का देना, उनको भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं दिनेश चौहान, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलएलबी, जीएस पॉलिटी की फैकल्टी हूँ। तो चर्चा करते पहले एक एक करके कि पहले बात करेंगे कौन से सवाल कैसे पूछे गए, उसके बाद एग्जैक्टली कट ऑफ क्या होगी उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में जो 2019 की कट ऑफ 2020 की कट ऑफ में क्या अंतर रहेगा उसकी चर्चा करेंगे। साथ में यूपीएससी पीटी में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करूंगा, पॉलिटी में कितने क्वेश्चन, हिस्ट्री में, एनवायरनमेंट में, ज्योग्राफी में, उसी हिसाब से आप 2021 की प्लानिंग करके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम आज के जो पॉलिटी कुछ क्वेश्चन से, कुछ डाउट थे बच्चों के, वो डाउट क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस आए थे, देखिए बच्चों ने कहा था कुछ क्वेश्चंस पे डाउट थे उनको। देखिए एक जो है पहला, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जो सरकार के संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। देखिए ये इसका करेक्ट आंसर है, यही रहेगा इसका। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, अगर आप लोग सोच रहे हो किताब पढ़ करके एग्ज़ाम कर लेंगे तो वो सब छोड़ दीजिए। बुक पढ़ना है, बेसिक चीज़ें समझना है, और बेसिक के बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ये 2020 का पेपर ने बता दिया है। आप पेपर देखेंगे तो पेपर बता देगा आपको कि भैया अब वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है जिसे आप सोचा करते थे कि वहाँ से एग्ज़ाम आ जाएगा, अब वो हट चुका चीज़ें। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो इस पे है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करता है। तो सिंपल है, राज्य के नीतिक नेतृत्व जो है कल्याणकारी के बारे में चर्चा करते हैं। जो मूल अधिकार हैं वो जो है राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। क्योंकि एक बात बता दूं, मूल ढांचे के अंतर्गत संघवाद भी है, पंथनिरपेक्षता भी है, मूल अधिकार, लोकतंत्र के रूप में सब कुछ है, लेकिन भारत का संविधान परिभाषित नहीं करता है। ध्यान रखना, कहीं परिभाषा नहीं दी है, तो कोर्ट ने बना दिया है मूल ढांचा, तो ये गलत हो जाता। दूसरा, भारत का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। तो ये भी ऐसा कहीं भी ऐसी संविधान के अंदर चीज़ नहीं है, बस न्यायालय की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी, ना तो ए। अपने आप क्वेरी लिख सकते हैं कमेंट पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती। तो सिंपल है कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज दोनों चाहते थे। गांधी जी चाहते थे क्या कि भैया देखिए ग्राम पंचायतों का निर्माण हो, ग्राम पंचायत ज़्यादा सशक्त किया जाए, फिर उसके ऊपर कम सशक्त, उसको कम सशक्त, तो चीज़ें इनको ज़्यादा दी। तो और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स भी मानते थे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत के संदर्भ नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। संघीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला, ऐसा नहीं है। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला विकर्ण नहीं है। राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि को सुदृढ़ बनाने वाला विकर्ण नहीं है। लोक नीति को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए बात कर रहा है। लोक नीति का मतलब जो भी कानून बनाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, जो नौकरशाही का काम होता है।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान के उद्देश्य क्या बात है। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर ढंग से थोड़ा सा समझेंगे आप, ठीक, तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती इसमें, उसको हम समझ सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को उठा करके देखेंगे। पहला कह रहा है कि संविधान का, सुनिएगा, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। इसके बाद थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो कुछ चीज़ें इसके अंदर स्पष्ट हैं। क्या स्पष्ट है कि भाई संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता, सही कह रहा है, सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम, इसके अलावा कि कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। संविधान का भाग नहीं है, ये तो यही तो सरासर गलत हो गया। संविधान का भाग है वैसा ही जैसा दूसरे भाग रहते हैं, ऐसा भी नहीं है दूसरे भाग की तरह। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसको कोई विधिक प्रभाव नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है किसी चीज़ में, तो इसको संदर्भित करता है किसी और सेक्शन को उठाते हुए, तो यहाँ पर ये सही हो जाता है। ठीक, अगला है हमारा, वैसे ये भी सही है, ध्यान रखना। ठीक, ये तो खैर पॉलिटिक नहीं, फिर भी बता दिया। भारत के संविधान के भाग 4 में निर्दिष्ट है, और भाग 4 में क्या है, राज्य के निषिद्ध तत्व हैं। तो कह रहा है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते तो नहीं। परिवर्तनीय का मतलब है कि अगर ये नहीं माने जाते तो आप न्यायालय जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, करेक्ट है। और इसका सिद्धांत जो है राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते, बिल्कुल करेक्ट इसका है, 2 और 3, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर 89 क्वेश्चन जो पूछा, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बना जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो सच्चाई ये है इसमें, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य, अब मतदान के लिए कितनी उम्र चाहिए, 18 साल, और मंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए भैया, कम से कम 25 साल। तो क्या है, समझ गए ना बात को, कि ये हो गया गलत। दूसरा, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के स्थायी तौर पर, जो स्थायी है ना, यही गलत हो गया। 5-6 साल के लिए वर्जित होता है, उसके बाद फिर चुनाव लड़ सकता है। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं करता, ध्यान रखना। और तो ये गलत हो जाएगा। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिन निश्चित नहीं है। क्योंकि आपको पता है भारत के संविधान में एक चीज़ लिखा है कि साल में कम से कम, मतलब साल में नहीं बल्कि 6 महीने, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में कम से कम 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या मिलता है, सी मिलता है आपको करेक्ट आंसर, वो है 1 और 3। अगली चर्चा करते हैं, इधर देखिए। एक तो आधार के तो चीज़ें हैं। अगला हमारा एक जो कॉन्सेप्ट उठा के आता है हमारे लिए, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। समान शक्ति की बात करें, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सिर्फ कौन कर सकता है, राज्यसभा, तो ये समान नहीं है। सरकार को हटाने में सिर्फ लोकसभा करती है, कटौती प्रस्ताव भी क्या करती है, लोकसभा करती है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए कटौती प्रस्ताव को नहीं बल्कि क्या है, सबसे बड़ी बात संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन के विषय में काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो उठता है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जानते हैं आप लोग। थोड़ा सा इसमें इस बार स्वास्थ्य के लिए भी कुछ चीज़ें डाली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भैया ये जो है करेक्ट है ये। दूसरा, प्रत्येक सांसद निधि एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति को लाभार्थी को देती है, बिल्कुल करेक्ट है। और निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए नहीं कहा जाता, गलत है। क्योंकि अगर उस साल स्वीकृत राशि जो है 5 करोड़ जो इस समय है, अगर उपयोग नहीं होती तो अगले साल के लिए भी उसको रख दिया जाता है, ऐसा नहीं कि वो लैप्स हो जाती है, तो ये गलत हो गया।
अगला है कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10 कार्यों का जिलाधिकारी द्वारा प्रतिव्रत निरीक्षण अनिवार्य है। तो ये भी कहा गया कि सही है। तो करेक्ट आंसर में डी बनता है 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा है निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेदन का विरोध। तो सिंपल है, समता का अधिकार के तहत ही आपको क्या दिया गया है 14, 15, 16, 17 और 18। तो 17 में अस्पृश्यता के बारे में बात की, समता का अधिकार है। अगला, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसमें है। आपको पता होना चाहिए कि सिंपल है, संविधान का जो हमारा राज्य का निश्चित तत्व है उसमें कहा गया था कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए 7 अन्य प्रलेख भी उल्लेख करते हैं जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा का विवरण होता है। एक्चुअली यहाँ पर एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट को डाला है जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी क्यों होगा, उसके पीछे एक वजह है कि आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे अच्छे से। इस पे एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधान के अनुसार कि कितना आप कितने घाटे का बजट करेंगे, कौन सा आउटपुट ज़्यादा देंगे, ये सारी चीज़ें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा, इसका डी हो जाता है इसका। ठीक है, कुछ लोग सोचे होंगे कि बी है ना, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, होता है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। तो 2 ऑप्शन इसमें एक बहुत करेक्ट है, एक विधानमंडल द्वारा सरकार, एक है सीमित सरकार। ठीक, अब कुछ लोग कह रहे हैं सीमित सरकार और कुछ लोग कह रहे हैं विधानमंडल सरकार। इसको समझते हैं। परिभाषा से बात की गई संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है कि भैया सीमित सरकार है। भारत के संदर्भ में देखा जाए सीमित सरकार का मतलब, क्योंकि संप्रभु तो है नहीं भारत की संसद, है ना, और उसके पास कुछ नियम कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बना दे। दूसरा, अगर ब्रिटेन के संदर्भ में देखें तो वहाँ पर वो संप्रभु है। आपको पता है कि ब्रिटेन में कोर्ट की जो स्थिति है बहुत कमज़ोर है, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू वगैरह नहीं कर पाती कभी भी। ये जो न्यायिक जो आपका पुनर्वलोकन होते हैं वहाँ नहीं होते हैं। तो ये अभी है, अभी यूपीएससी बताएगा इसका करेक्ट आंसर 2 में से, ये 2 तो नहीं है, इन दोनों में से कौन से एक है। ठीक, देखिए अगला है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से मानव अधिकारों की सार्वभौम। सिंपल है, उद्देशिका में भी बात की गई, मानव से संबंधित न्याय की बात की गई, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सब चीज़ों की बात की गई, नीति तत्वों में बात की गई, मूल कर्तव्य में भी बात की गई। इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, क्योंकि मूल कर्तव्य में ये है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को भी जानते हैं शिक्षा का बड़ा इंपॉर्टेंस है, पर्यावरण, बहुत सारी चीज़ें इसमें है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा। इसके अलावा बात करें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है जो इसमें, भारत में विधिक सेवा ये शुरू की गई है, आपको पता है, प्रदान करने वाले प्राधिकरण जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, तो किस प्रकार को नागरिकों को निःशुल्क सेवाएं देती है। इस पर सब कुछ सही था, ये जो सभी वरिष्ठ नागरिक कर दिए गलत था, क्योंकि सभी वरिष्ठ नागरिक नहीं हो सकता भैया। अब अंबानी भी तो वरिष्ठ नागरिक आगे चल के बनेंगे, तब उनके लिए भी थोड़ी शुरू करेंगे निःशुल्क विधिक सेवा। बाकी 1 लाख से कम, 2 लाख से कम वार्षिक आय, ट्रांसजेंडर शामिल करता है, 3 लाख से कम वाले ओबीसी तक करता है। तो 1, 2, 3 जहाँ देख लीजिए आप लोगों को चीज़ें मिल जाए तो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है आपका सभी वरिष्ठ नागरिक वाले सिस्टम को हटा करके अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पाएंगे 1 और 3 का ऑप्शन अगर नहीं मिल पाता आपको, ठीक है, क्योंकि सही वरिष्ठ नागरिक इसमें सही करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सही वरिष्ठ नागरिकों का आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे आप हटाते हैं तो इसमें आपको क्या हट जाएगा, एक तो ऑप्शन डी हट जाएगा और ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हट जाएगा। अब बचता आपको 1 लाख से कम और 2 लाख से कम वार्षिक वाले ट्रांसजेंडर। ठीक, तो इसको भी आप लोग देखिएगा, ये आपके करंट न्यूज़ में था इसलिए ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन थे लगभग आप ये देख के चलिए कि करीब 17 से 18 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा था। अभी 17 से 18 क्वेश्चन जो पॉलिटी से पूछा था ना, यकीन ये मानिए आप लोग, ये जो क्वेश्चन थे इनका लेवल बहुत अच्छा था। जो लोग ढंग से पढ़े होंगे, जिनको मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी और जिन लोगों को 10 से 15 क्लास भी मेरी ली होगी, तो वो उनको इसमें दिक्कत नहीं गई होगी, क्योंकि बहुत शानदार प्रश्न था। अभी जो आपका जून में होगा पेपर, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। क्लास शुरू करूंगा मैं, चौहान एकेडमी क्लास पूरी शुरू होंगी। ठीक है, कोशिश ये करूंगा
कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास जाए इसके लिए, इस साल के लिए 2021 के लिए। लेकिन अगर उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत चार्जेस होते तो अपने तरीके से आप लोग पे कर देना, ठीक है, बहुत नॉर्मल चार्जेस। लेकिन क्लासेस को मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूटी के साथ डेली रेगुलर बेसिस पे उसको आप शुरू करूँगा पॉलिटी से। याद करें एक दिन मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू करूँ, तो आपने कहा था पॉलिटी, कुछ ने कहा इकोनॉमी। मुझे लगता है कि पॉलिटी ही से शुरू करना चाहिए, क्योंकि याद रखना 2021 के लिए मैं अभी से लिख के दे रहा हूँ आपको, इसमें से 2021 में 18 से 21 क्वेश्चन तैयार रहेंगे। किसके लिए? पॉलिटी के लिए। याद रखना बिल्कुल 18 से 21 क्वेश्चन पॉलिटी के लिए तैयार रखिएगा। किसके लिए? 2021 के लिए इतने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा पेपर के एनालिसिस की चर्चा करते हैं, कट ऑफ की चर्चा करते हैं। पेपर की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें तो पॉलिटी से जो मैं क्वेश्चन मुझे जो मिले हैं, ठीक है, पॉलिटी से जो क्वेश्चन मैंने देखे तो पॉलिटी से लगभग आपको मिले हैं 18 क्वेश्चन, शानदार 18 क्वेश्चन दिखा चुका हूँ। हिस्ट्री जब क्लास चलेगी तो उसके क्लास में आएंगे, लगभग इसमें से 19 क्वेश्चन आए हैं। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से अगर मिला करके बात किए जाए, ठीक है, तो आपको आए हैं करीब करीब 29 क्वेश्चन आए इसमें, बड़ा शानदार था इसका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें लगभग आपके पूछे 19 क्वेश्चन पूछे, और इकोनॉमी की बात करें तो लगभग आपके 17 क्वेश्चन पूछे। ये अगर आप इस पे देखेंगे तो आपने थोड़ा थोड़ा भी अगर सही तरीके से किया होगा तो आपको कुछ हो जाता है चीज़ों को। क्योंकि जब कट-ऑफ की बात जाती है तो मैं सिर्फ जनरल और ओबीसी की बात करूँगा, SC/ST की बात तो आपको पता है कि उसी के इर्द गिर्द होती चीज़ों को। जनरल की कट-ऑफ आप देखेंगे तो 98 मार्क्स गई थी किसमें, अभी हाल ही में जब 2019 का पेपर हुआ था तो उसका, अब देख लो समझो बात को, और ओबीसी की गई थी 96, ठीक है, तो ये लगभग आपका 96 का अप्रॉक्स यहाँ था। अब इस पे थोड़ा सा हमें समझना, चर्चा करना है। SC/ST की और कम गई थी। अभी एक एक्चुअली ये जो कट ऑफ होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 का जब पेपर हुआ था तो 2020 के पेपर से आसान पेपर था, समझना बात को, पेपर आसान था। पेपर आसान के साथ साथ ज़िंदगी आसान थी। सामान तरीके पर सही बच्चे टेस्ट सीरीज कर रहे थे, कोचिंग जा रहे थे, सारी चीज़ें थी। 2020 में चीज़ें बदल गई। कोरोना का काल, लोगों में नेगेटिविटी, चारों तरफ समस्याएं, कोई आ रहा तो उसको साधन नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज प्रॉपर बच्चे नहीं लगा पाए, बहुत सारी तकलीफ़ें हुई लोगों को। और पेपर का लेवल, लोगों को लगा था कि कोरोना काल के कारण यूपीएससी थोड़ा सा शायद आपके साथ क्या करेगा, हमदर्दी दिखा दे, तो भाई यूपीएससी से हमदर्दी नहीं मिलेगी आपको। तो इस बार जो कट ऑफ जो कहे ये 98 की जगह जो ये कट ऑफ जाएगी आपका, ये जाएगी 94 to 96, ठीक है। शौक लग रहा होगा लेकिन क्या करें, सच्चाई जो है उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। 94 से 90, क्योंकि 2019 से कट ऑफ डाउन होगी, ध्यान रखना, ठीक है। बल्कि ये कहिए तो कट ऑफ 92 तक भी जा सकती है, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी क्या कह रहे हो आप, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। ओबीसी के लिए कट ऑफ जो रहेगी वो रहेगी अप्रॉक्स 90 से लेकर के आपका 94 के बीच में रहेगी कट ऑफ आपकी, बाकी यहाँ पर नीचे चीज़ आ जाएगी। तो ये जो 90 का मतलब क्या है, 45 क्वेश्चंस, ठीक है, 45 क्वेश्चंस तक। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर हालत और ऐसी रही देखेगी, अभी कुछ नहीं पता चल जाएगा तो आंसर की वजह चीज़, तो इससे भी डाउन जाने की संभावना हो सकती है, 90 से भी डाउन हो सकता है, ओबीसी का कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ है इसमें, ठीक है, तो उनका भी कट ऑफ डाउन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो हमारे लिए कट ऑफ की जो चर्चा हो रही है उस चीज़ को, सिचुएशन को जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि पेपर का लेवल भैया हाई था। इजी टू हाई नहीं, गलत, मॉडरेट नहीं, बिल्कुल गलत। ये तो आपने पॉलिटी कुछ क्वेश्चन देख लिए, बाकी तो क्वेश्चन में हवा नहीं लग रही है। तो ये जो है पेपर, अब जो फेंक रहे होंगे ना कि इतना जाएगी, 110 जाएगी, 105 जाएगी, भैया मुझे नहीं लगता। 2019 में आपकी हेकड़ी निकल गई, 2019 में 98 कट ऑफ गई, बताओ क्या करोगे, बताओ है। ओबीसी की 96 कट ऑफ जा रही है, क्या कर लोगे बताओ। 49 क्वेश्चन अगर सही इसमें तो हो गया आपका, और 40 जो है 748 क्वेश्चन है तो इसमें हो गया है। तो ऐसा नहीं है, आपको तैयारी अगर है तो चलिए। दूसरी चीज़, जिन लोगों के भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 45 प्लस जा रहे हैं, या मैं कह रहा हूँ 42 प्लस भी जा रहे हैं, अपनी मेंस की तैयारी करो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जिनका पीटी में पेपर दिए, अब वो इंतजार करें जब उनका हो जाएगा तब मेंस की तैयारी करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी मेंस में तैयारी लगो तो सोचो कि 8 जनवरी से आपका भी मेंस है, उससे फ़ायदा होगा कि आप ये 3 महीने मेंस कवर कर लीजिए, ताकि 1 जनवरी से आप शुरू कर दीजिएगा। आप किसके लिए? 2021 के लिए। 2021 का जून में पेपर है, 6 महीने के बाद आप तैयार हो जाएंगे वहाँ के लिए। तो जब वहाँ पर आप पीटी देंगे, क्योंकि अगर जून में है तो सितंबर अक्टूबर में फिर क्या ले लेगा? आपका मेंस ले लेगा। नवंबर दिसंबर में आपका क्या ले लेगा? इंटरव्यू ले लेगा। तो अगले 2022 है वहाँ पर आपको सीधे ज्वाइनिंग दे देगा। तो ये आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना चाहते हैं। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक। जो मैंने बताया है, जो अपने उद्देश्य के कारण आज अभी जो कम से कम 3-4 घंटा पेपर के एनालिसिस करने के बाद जो निकाल रहा हूँ वो बता रहा हूँ। कई वेबसाइट को देखने के बाद, कई सारे यूट्यूबर्स को देखने के बाद, कई सारे चैनल्स को देखने के बाद ये फाइनल चीज़ बता रहा हूँ। कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द जाएगी, पेपर का लेवल भी ऐसे रहेगा, ठीक है। तो सभी लोग तैयारी लग जाइए, जितने ज़्यादा लोग यूपीएससी और पीएससी जो भी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कल से एक जो क्लास शुरू होगी पॉलिटी की, बेसिक से शुरू करूंगा बिल्कुल मैं, उसकी एक एक अवधारणाओं को भी समझाऊंगा, ताकि आपकी पूरी चीज़ें समझ में आ जाए और 2021 के लिए आप अभी से तैयार होना शुरू कर दें। चलिए अपना ध्यान रखिए। इंकलाब जिंदाबाद। बाय बाय। जय हिंद।